हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 10 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि वैक्सीन वितरण के लिए प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराएगा भारत। दूसरी न्यूज़ है देश में जल्द शुरू होगा पब्लिक वाईफाई बूथ और फोर्ब्स की सूची में अमिताभ बच्चन। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। कोरोना से बचाव के लिए दुनिया को वैक्सीन के साथ ही साथ भारत उसका सुचारू वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोविन यानी कि कोरोना वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क प्लेटफॉर्म ऐप भी उपलब्ध कराएगा। कोविन के जरिए वैक्सीन के कंपनी से निकलने से लेकर व्यक्ति को लगाए जाने तक उस पर नज़र रखी जा सकेगी। इस ऐप के जरिए किसी इलाके में वैक्सीन की जरूरत और उपलब्धता के साथ साथ उसे लेने वाले व्यक्ति की भी पूरी जानकारी उपलब्ध होगी। वैक्सीन को लेकर भारत पर दुनिया के भरोसे को इस बात से भी समझा जा सकता है कि 64 से अधिक देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली 2 कंपनियों का दौरा किया। राजनयिकों में शामिल ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त बैरी ओ फेरल ने अनुसंधान और उत्पादन को प्रभावशाली बताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि हैदराबाद भारतीय वैक्सीन का गढ़ है, यहाँ दुनिया की 2/3 वैक्सीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है देश में जल्द शुरू होगा पब्लिक वाईफाई बूथ। जल्द ही देश भर में पब्लिक टेलीफोन बूथ की तरह पब्लिक वाईफाई बूथ की शुरुआत हो जाएगी। इस काम के लिए प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी पीएम वानी नामक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने पीएम वानी को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 4G नेटवर्क से वंचित इलाकों के उपभोक्ता भी हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे। वहीं ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों के लोगों को इंटरनेट के माध्यम से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामान की खरीद फरोख्त जैसी सुविधाएं मिल जाएंगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि डिजिटल सशक्तिकरण के तहत यह फैसला लिया जाएगा। जल्द ही इस पीएम वानी को देश भर में शुरू कर दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है फोर्ब्स की सूची में अमिताभ बच्चन। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका फोर्ब्स ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में इंटरनेट मीडिया पर सबसे प्रभाव हस्तियों की सूची जारी की है, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन शामिल हैं। इस सूची में कैटरीना कैफ, अनुष्का शर्मा, जैकलीन फर्नांडिस, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, गायिका श्रेया घोषाल व नेहा कक्कड़ के भी नाम हैं। 100 डिजिटल स्टार की सूची में फोर्ब्स एशिया ने उन हस्तियों को भी स्थान दिया है जो शारीरिक चुनौतियों के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ी हैं और उन्होंने लोगों में जागरूकता फैलाई है। सूची में अमिताभ बच्चन को कोरोना राहत के लिए $7 मिलियन यानी करीब 52 करोड़ रुपए जुटाने का श्रेय दिया गया है। इस सूची में हुक जैकमैन, क्राइस हेम्सवर्थ, दक्षिण कोरियाई गर्ल बैंड आदि को भी नामित किया गया है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि 100 दिनों में 10 करोड़ टीकाकरण किया जाएगा। ये स्टेटमेंट दिया है नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। नेक्स्ट है चीन से भारत के संबंधों को नुकसान। पहली न्यूज़ देखते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों में वह सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो जाए। उन्होंने अधिकांश स्कूलों को फिर से खोलने का प्रण लेते हुए अमेरिकी जनता को भरोसा दिलाया कि उनके विशेषज्ञों का दल बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराएगा और अर्थव्यवस्था में नई जान फूकेगा। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक करीब 1.5 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,86,000 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के 6.82 करोड़ मामले हैं और इस महामारी से 15 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अपने राष्ट्रीय स्वास्थ्य दल की घोषणा करते हुए बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन से कहा कि फाइजर और मॉडर्ना के साथ हुई बातचीत के बाद अब वह वैक्सीन की डोज खरीदने के लिए कदम उठाए तथा अमेरिका और दुनिया भर के टीके के उत्पादन बढ़ाने की खातिर तेजी से काम करें। अगर ऐसा होता है तो वाकई में 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों का टीकाकरण हो सकेगा। नेक्स्ट है चीन से भारत के संबंधों को नुकसान।
वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर बड़ी संख्या में सैनिकों की तैनाती के लिए चीन ने 5 विरोधाभासी कारण बताए हैं। इन पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन की तैनाती से दोनों देशों के संबंधों और समझौतों को गंभीर नुकसान हुआ है। बीते 30-40 सालों में यह सबसे मुश्किल दौर है। जयशंकर ने कहा कि यह प्रतिक्रिया ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लॉवी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन कार्यक्रम में व्यक्त की। उनकी प्रक्रिया पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ के चलते LAC पर 7 महीने से बने गतिरोध पर थी। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ संबंधों में बीते 30-40 साल का यह सबसे मुश्किल दौर है। इस साल हमारे संबंधों को गंभीर नुकसान हुआ है। दोनों देश सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने को लेकर स्पष्ट तौर पर सहमत थे, जबकि बाकी क्षेत्रों में हमें अपने संबंध बेहतर बढ़ाते रहने होंगे, लेकिन सीमा अशांत रहने की स्थिति में बाकी क्षेत्रों में संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये बिजनेस पेज इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी, नई टेलीकॉम नीति जल्द लागू करने की जरूरत और RTGS सुविधा 14 दिसंबर से 24 घंटे। पहली न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत घोषित आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। कोरोना से रिकवरी के दौर में औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए अवसरों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस योजना की मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत इस वर्ष 1 अक्टूबर से 30 जून 2021 के बीच 15,000 रुपये से कम मासिक वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों की भविष्य निधि के दोनों अंश की राशि का भुगतान सरकार करेगी। अगले 2 वर्षों के लिए सरकार यह भुगतान करेगी। हालांकि इस भुगतान को लेकर कई शर्तें भी रखी गई हैं। इस योजना पर चालू वित्त वर्ष में होने वाले खर्च के लिए कैबिनेट ने 1584 करोड़ रुपए की धनराशि और पूरी योजना की अवधि 2020 से 23 के लिए 22,810 करोड़ रुपए के व्यय को अनुमति दी है। नेक्स्ट है कि नई टेलीकॉम नीति जल्द लागू करने की जरूरत। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि नई दूरसंचार नीति जल्द लागू करने और 5G स्पेक्ट्रम के आरक्षित मूल्य को घटाने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दूरसंचार नीति को वर्ष 2018 में मंजूरी दी थी। टेलीकॉम विभाग के सदस्य भरत कुमार जोग ने बुधवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि नई टेलीकॉम का लाभ लेने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ लेने के लिए प्रगतिशील नीतियां बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट न्यूज़ है RTGS सुविधा 14 दिसंबर से 24 घंटे मिलेगी। बड़ी मात्रा वाले लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम यानी RTGS की सुविधा 13 से 14 दिसंबर की मध्य रात्रि से 12:30 बजे से 24 घंटे काम करने लगेगी। इसके बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जहां यह सुविधा 24 घंटे मिलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर में कहा था कि RTGS प्रणाली को 24 घंटे काम करने वाली बनाया जाएगा। इससे पहले RBI ने NEFT के लिए 24 घंटे की सेवा की शुरुआत की थी। NEFT से 2 लाख रुपए तक का ही लेन देन किया जा सकता है, जबकि RTGS का उपयोग बड़ी रकम के लिए होता है। RTGS की शुरुआत 26 मार्च 2004 को हुई थी। वर्तमान में RTGS से रोजाना 6.35 लाख लेन देन होते हैं, जिनकी रकम 4.17 लाख करोड़ रुपए होती है। तो अब ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है अड़ियल रवैये वाला आंदोलन। आंदोलनरत किसानों की कई मांगे मानना किसी भी सरकार के वश में नहीं है। अब देश को तय करना है कि कानून संसद में बनेगा या सड़क पर। नेक्स्ट है यहां पर होगा नए भारत के लिए नया संसद भवन। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए मात्र एक प्रतीक नहीं बल्कि अत्याधुनिक निर्माण की हमारी क्षमताओं को भी इंगित करता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्र द्वारा। तीसरा आर्टिकल है बढ़ते भरोसे का प्रमाण। किसान आंदोलन से ही रिलेटेड है ये आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, जो कि लिखा है राजनीतिक विशेषज्ञ एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह ने।
आंदोलनकारी किसानों ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव आखिरकार ठुकराकर आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। इसके बाद बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं। अब एक बात साफ हो गई है कि यह आंदोलन कुछ दलों के हाथों की कठपुतली बन गया है, क्योंकि लक्ष्य किसानों की भलाई नहीं बल्कि राजनीतिक स्वार्थ है। अब सरकार के सामने दो विकल्प हैं, एक आत्मसमर्पण कर दे, दूसरा अब राजनीति हो चुकी इस लड़ाई का राजनीतिक जवाब दे। यह सीएए दो पड़ाव पर है। किसी भी सत्तारूढ़ दल और उसके मुखिया को जनभावना के सामने झुकने में संकोच नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष आज वैसी ही परिस्थिति है। उन्हें तय करना है कि वह देश और समाज के व्यापक हित में फैसला लेंगे या जनभावना यानी छोटे से वर्ग की ही सही के सामने झुक जाएंगे। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन। जरा ध्यान से देखेंगे तो नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए और 3 कृषि कानूनों के विरोध में कई बड़ी समानताएं दिखेंगी। सीएए का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था, मगर इसे उनके खिलाफ अन्याय के रूप में पेश करने की कोशिश हुई। कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी की व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन कानूनों को उनके विरुद्ध ही बताने की कोशिश हो रही है। जो तत्व, चेहरे और ताकतें सीएए के विरोध में लामबंद हुई थी, वही किसान आंदोलन में भी सक्रिय दिख रही हैं। यदि आंदोलित किसानों की कृषि कानून रद्द करने की मांग मान ली गई तो समझ लीजिए कोई भी सरकार कृषि सुधार की दिशा में कदम नहीं बढ़ाएगी। कृषि में निजी निवेश को भूल जाना होगा। देश के कुल किसानों में 86% छोटे एवं सीमांत किसानों की आमदनी बढ़ाने के सभी दरवाजे बंद हो जाएंगे। धान और गन्ने की खेती वाले इलाकों में पानी का आकलन होगा और उसके लिए दंगे होंगे। सरकार की आलोचना का एक बिंदु यह भी है कि उसने जल्दबाजी में ये कानून क्यों बनाए। यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस पर चर्चा तो वाजपेयी सरकार और शांता कुमार समिति की रिपोर्ट के समय से ही हो रहा है। किसान अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी को कानूनी रूप देने से कम वे नहीं मानेंगे। एमएसपी पर सारी खरीद अनिवार्य करने का मतलब सरकार को करीब 17 लाख करोड़ रुपए की खरीद करनी होगी, क्योंकि उस दाम पर निजी क्षेत्र तो खरीदेगा नहीं। सरकार की कुल आय की 16.5 लाख करोड़ है, यानी विकास के सारे काम ठप। फिर सरकार भारी कर लगाए, सरकार नहीं खरीदेगी तो किसान का अनाज उसके घर में ही रह जाएगा। इसलिए यह पूरी तरह अव्यवहारिक मांग है जो कोई सरकार नहीं मान सकती। इसलिए अब देश को तय करना है कि कानून संसद में बनेगा या सड़क पर। नेक्स्ट है नए भारत के लिए नया संसद भवन। हमारी संसद देश के जनतांत्रिक मूल्यों की उम्दा अभिव्यक्ति है, जिसमें जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रीय विधायिका के रूप में संघ की सर्वाधिक शक्तियों का उपयोग करते हैं। इसका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रजातंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए भारत के लोगों के लिए यह एक आस्था और विश्वास का मंदिर है। भारत वर्ष 2022 में अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। यह विश्व के सर्वाधिक जीवंत लोकतंत्र में अग्रणी होने की ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस अवसर को बनाने के लिए भारतीयों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में पहली बार लोक संसद का निर्माण किया जा रहा है। वास्तव में हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें प्राचीन भारत के समय से हैं। ये इस उपमहाद्वीप में कई राजवंशों के शासन काल में शताब्दियों से निर्बाध रूप से विकसित हुई हैं। विश्व इतिहास में ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां औपनिवेशिक व्यवस्था से स्वतंत्र होकर कई देशों ने ऐसे कार्य किए हैं। वर्ष 1776 में स्वतंत्रता के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी के 25 वर्षों के अंदर राजधानी भवन का निर्माण करके वर्ष 1800 में संयुक्त राज्य कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया में वर्ष 1901 में स्वतंत्रता के 87 वर्षों के बाद देश की राजधानी कैनबरा में एक नए लोक भवन का निर्माण किया गया, जो वहां के नागरिकों और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वर्ष 2024 तक प्रत्येक संसद सदस्य के लिए अलग अलग चैम्बर भी बनाया जाएगा। इसमें प्रत्येक संसद को संसद परिसर में अपने कार्यालय के लिए पर्याप्त जगह होगी, जिसमें वे सम्मानजनक तरीके से अपने निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति या अन्य से मिलकर चर्चा कर सकेंगे। इनके अतिरिक्त सांसदों के लिए चैम्बर, संसद एनेक्सी और पुस्तकालय भवन को मिलाकर एक लेजिस्लेटिव एनक्लेव बनेगा, जो हमारे लोकतंत्र के आधुनिक कॉलेजियम के रूप में प्रतिष्ठित होगा। कुल मिलाकर सेंट्रल विस्टा की विरासत का संरक्षण करते हुए नया संसद भवन नए भारत की भावी
मांगों का समाधान करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है बढ़ते भरोसे का प्रमाण। कुछ किसान संगठनों को आगे कर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे विपक्षी दलों की ओर से यह कहने की कोशिश तो खूब की जा रही है कि नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं, लेकिन ये साबित करने में वे नाकाम हैं। आखिर ये कानून देश के किसानों के लिए हितकारी कैसे है? क्योंकि उनके पास इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं है, इसलिए वे यह माहौल बनाने में लगे हैं कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और पूंजीपतियों के हित में जनता विरोधी नीतियां लागू करने में जुटी है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या एक के बाद एक राज्यों के चुनावी नतीजे विपक्षी दलों के दावों को ध्वस्त नहीं करते? हाल में बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों के उपचुनाव के नतीजे तो यही कह रहे हैं कि आम जनता का मोदी सरकार के प्रति भरोसा बढ़ता जा रहा है। इस बढ़ते भरोसे को गत दिवस राजस्थान के पंचायत और जिला परिषद चुनाव के नतीजे भी रेखांकित कर रहे हैं। इन चुनाव में भाजपा को उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। यह सफलता एक ऐसे समय हासिल हुई है जब कृषि कानूनों के खिलाफ हल्ला मचा हुआ था। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पंचायत चुनाव में ग्रामीण आबादी की अच्छी खासी भागीदारी होती है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है कि विकेट कीपर पार्थिव पटेल का क्रिकेट को अलविदा। भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर एक पोस्ट के जरिए इस बात की घोषणा की। 35 वर्षीय पटेल ने अपने 18 साल के कैरियर में भारत के लिए 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। घरेलू क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने गुजरात के लिए 194 मैच खेले। वह जनवरी 2018 में भारत की जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली ऐतिहासिक टेस्ट जीत का भी हिस्सा थे। इसके एक साल बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतने वाले भारतीय दल में भी पटेल शामिल थे। तो ये आज का यानी 10 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।